Assalamualaikum dear students. Today's lecture is about Phillips curve. ठीक है, अब फिलिप्स कर्व क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसका जो हिस्टोरिकल रेफरेंस है दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. तो ये कर्व सबसे पहले विलियम फिलिप्स ने 1958 में अपनी जो आर्टिकल है by the name of the relation between employment and rate of change of money wage rates in UK for the period of 1861 to 1957. ये आर्टिकल लिखा 1958 में और ये पब्लिश हुआ जर्नल में जिसका नाम था इकोनॉमिका. ठीक है, और जैसा कि इधर से इसके टाइटल से आपको समझ आ रही है कि जो फिलिप्स हैं, विलियम फिलिप्स हैं, उन्होंने रिलेशनशिप बताया बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट्स. यानी ये रिलेशनशिप था अनएम्प्लॉयमेंट में और वेज रेट्स में, मॉनिटरी जो नॉमिनल वेज रेट्स हैं उनके दरमियान. ठीक है, यानी जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व है दैट प्रेजेंट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी वेज रेट्स. ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी वेज रेट्स, इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप बताया फिलिप्स कर्व ने. ठीक है, ओरिजिनल वेरिएबल्स कौन से हैं फिलिप्स के अकॉर्डिंग टू फिलिप्स आर्टिकल्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट्स. एंड यूजिंग दिस डाटा यूके यूनाइटेड किंगडम का जो डाटा है 1861 से लेके 1957 तक का जो डाटा है उसको यूज़ करते हुए उसने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट में और मनी वेज रेट्स में इनवर्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ. ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट लो होगी तो मनी वेज रेट हाई होगा और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो मनी वेज रेट लो होगा. इसकी क्या वजह है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट लो होगी इट मीन्स डिमांड फॉर लेबर विल बी हाई एंड हाई डिमांड फॉर लेबर विल रिजल्ट इन हाई मनी वेजेस. ठीक है, कि जब डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा होगा तो जो नॉमिनल वेजेस हैं वो भी बढ़ जाएंगी क्योंकि जो लेबर है फिर वो ज़्यादा जो वेज रेट है उसको डिमांड करेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिलिप्स लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल कोरिलेट्स टू हाई रेट ऑफ मनी वेजेस. अच्छा जी, आपने गौर किया होगा कि प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने जो वर्ड इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है उसको तो यूज़ ही नहीं किया, और बात भी ऐसे ही है कि जो प्रोफेसर फिलिप्स हैं he did not state any relationship between inflation and unemployment. His analysis was between unemployment and money wages. ठीक है, तो जो मॉडर्न फिलिप्स कर्व है दैट वाज डिवेल्प्ड बाय सोलो एंड सैमुअल्सन इन 1960s. 1960s में ऐसा हुआ कि प्रोफेसर रॉबर्ट सोलो एंड पॉल ए सैमुअल्सन जो हैं इन्होंने फिलिप्स का जो एनालिसिस और डाटा है उसको यूज़ करते हुए इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको इंडिकेट किया और उन्होंने वो फिलिप्स कर्व जिसको हम अब स्टडी करते हैं उसको डिस्क्राइब किया इन अल्फाज में कि व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. ठीक है, यानी देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर इकोनॉमिक इवल्स और हमें इनमें से एक को चूज़ करना पड़ता है कि अगर हम इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ेगा और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं तो हमें इन्फ्लेशन को बर्दाश्त करना पड़ेगा. वी विल हैव टू टॉलरेट इन्फ्लेशन. ठीक है, इन बोथ यानी इन दोनों जो इकोनॉमिक इवल्स हैं वी हैव टू चूज़ कि इनमें से हम दोनों को एक को चूज़ करना पड़ेगा. अब ये डिपेंड करता है हमारी टारगेट पे कि हम या अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं या इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं. ठीक है, अगर हम इन्फ्लेशन को कम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना हमारा टारगेट है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और हमें इसको टॉलरेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो फिलिप्स कर्व है ये कुछ इस तरह का है
ठीक है। अगर वाई एक्सिस पे हम इन्फ्लेशन रेट को लें और एक्स एक्सिस पे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लें तो ये बिल्कुल डिमांड कर्व के जैसा एक नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व बनेगा, जो कि हमें बताएगा कि देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। अब इस कर्व का हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये इस डिस्कवरी का हमें क्या फ़ायदा हुआ? ये जो कर्व है ये सजेस्ट करता है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो केनेजियन जो अप्रोच है उसको यूज़ करते हुए अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब केनेजियन अप्रोच क्या थी? केन्स ने भी यही कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा, यानी गवर्नमेंट को एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, जिसके तहत वो जो गवर्नमेंट परचेजेस है उनको करे, एक्सपेंडिचर्स को करे, जिससे एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो और उससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह जो हम ये कह सकते हैं कि मॉनिटरी या फिस्कल जो स्टिमुलस है, यानी एक्सपेंशनरी मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कैन इंक्रीज जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट बाय इंक्रीजिंग प्राइसेस एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी जब हम फिस्कल और मॉनिटरी स्टिमुलस देते हैं, मॉनिटरी स्टिमुलस देंगे तो इसका मतलब है कि हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, जिससे डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जब हम फिस्कल स्टिमुलस देंगे तो हम जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बढ़ाएंगे, जिससे जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब दोनों तरह की जो डिमांड्स हैं इनके बढ़ने से क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट में इजाफा हो जाएगा, यानी प्राइसेस बढ़ जाएंगी और प्राइसेस के बढ़ने से इन्वेस्टर्स का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट्स जब उनके बढ़ेंगे उनको अंदाज़ा होगा कि अगर तो वो उसके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज आवर इकोनॉमी इज़ एट पॉइंट ए, यहाँ पे है, ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ये हमारा इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा ज़्यादा है, इसको हम कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है वो अडॉप्ट की जाएंगी। ठीक है। इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि जब प्राइस डिमांड होगी ना, मतलब कैपिटल गुड्स की डिमांड में इजाफा हो जाएगा और क्या उसको कहते हैं, रोज़मर्रा की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड में इजाफा होगा। इससे टोटल जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें इजाफा होने से प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा। जब प्राइसेस में इजाफा होगा तो क्या होगा? तो इट मीन्स ग्रेटर प्रॉफिट्स एंड मोर प्रॉफिट्स फॉर इन्वेस्टर्स, जिससे इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और हमारी जो इकोनॉमी है वो, अगर फ़र्ज़ करें हम इसको कम करके अनएम्प्लॉयमेंट 2 से इसको अनएम्प्लॉयमेंट 1 पे लेके आना चाहते हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? ये हमारी डायग्राम हमें बताएगी। इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा, यानी इन्फ्लेशन 1 से बढ़ के इन्फ्लेशन 2 हो जाएगा। ठीक है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए हमें इन्फ्लेशन को बढ़ाना होगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कीमत हमें इन्फ्लेशन के सूरत में, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये वो सारा प्रोसेस है जिसके तहत ये जो फिलिप्स कर्व है ये वर्क करता है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और इन्फ्लेशन ये बढ़ती हुई जो कीमतें हैं यही वो स्टिमुलस है जो कि इन्वेस्टर्स को फोर्स करता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। दिस वाज द वर्किंग ऑफ फिलिप्स कर्व। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा जी, ये थी 60s की दिहाई। उसके बाद ऐसा हुआ कि इन 1970s स्टैगफ्लेशन आया। ठीक है। यानी जो फिलिप्स कर्व है वो जो थियरी है वो क्वेश्चनेबल हो गई। 1970s में क्या हुआ कि मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, यानी बहुत से कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन रेट भी हाई था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी हाई थे, यानी इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही थी।
अब इस कम्बिनेशन को नाम दिया गया स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन क्या है? जब इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जाए, बढ़ता हुआ अफराते ज़र और बढ़ती हुई बेरोज़गारी, इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो कहलाएगा स्टैगफ्लेशन। ठीक है, यानी स्टैगनेशन और इन्फ्लेशन का जो कम्बिनेशन है उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। 1970s में ऐसा हुआ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनी कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड हाई इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो जो फिलिप्स कर्व की तो थ्योरी है वो तो कहती है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है और वाइस वर्सा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि मिल्टन फ्रेडमैन एंड एडमंड फेलिप्स, ये दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो फिलिप्स कर्व है वो सिर्फ शॉर्ट रन में वर्क करता है, यानी फिलिप्स कर्व इज़ वैलिड ओनली इन द शॉर्ट रन, या फिलिप्स कर्व इज़ अ शॉर्ट रन फिनोमिना। इन द लॉन्ग रन इट ब्रेक्स डाउन एंड इकोनॉमी विल रिटर्न टू इट्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी उन्होंने कहा कि जो मॉनिटरी और फिस्कल स्टिमुलस है ये सिर्फ, या एग्रीगेट डिमांड का जो बढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में फ़ायदा देता है। इट इज़ बेनिफिशियल ओनली इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन इट डज नॉट वर्क एंड इकोनॉमी विल रिटर्न टू इट्स नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देम जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल है, यानी इसमें यानी अगर हम फिस्कल और मॉनिटरी स्टिमुलस जो है वो देते रहे, उससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लॉन्ग रन में वापस अपने नेचुरल रेट पे मूव कर जाएगी। ठीक है, देखें ये वर्टिकल फिलिप्स कर्व है, ये देखिए ये वर्टिकल जो फिलिप्स कर्व है जिसको हम लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी कहते हैं। ये देखें, अगर इन्फ्लेशन पाई 1 हो, यानी उससे बढ़ा के हम इसको पाई 2 भी कर दें तो अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी, यानी लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और इकोनॉमी जो है वो लॉन्ग रन में अपने जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर ऑपरेट करती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसको हम आगे देखते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि आजकल जो मॉडर्न टाइम है इसमें हम फिलिप्स कर्व का एनालिसिस कैसे करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अब आप समझ लें कि जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल है और जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। अच्छा जी, मॉडर्न एनालिसिस में हम जो दोनों तरह के फिलिप्स कर्व हैं, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व एंड लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है इसको एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व भी कहते हैं और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को नैरो या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अच्छा जी, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये देखिए, ये सिंपल मैंने डायग्राम बनाई है जिसमें ये मेरा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है जो कि वर्टिकल है और ये मेरा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है जो कि इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। अच्छा जी, और इधर देखें मैंने इसको नैरो लिखा हुआ है। नैरो मीन्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट स्टैंड्स फॉर नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा लेवल है, बेसिकली नैरो क्या है? लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर इन्फ्लेशन इज स्टेबल, जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल है। ठीक है, बिफोर नैरो यानी इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट से पहले क्या होता है? यानी इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट से अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो एक्सेलरेट करेगा, यानी बढ़ जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन डिसेलरेट करेगा, यानी कम हो जाएगा। जबकि नैरो वाले लेवल पे, अगर इस लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी अपने नेचुरल रेट पे, तो इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल होगा। अच्छा जी, अब हम एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व को या एक्सपेक्टेशंस के रोल को इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। ये देखिए, फ़र्ज़ करें हमारी इकोनॉमी जो है वो इनिशियली यहाँ पे है ए पे। ठीक है, अब हम इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को यहाँ से कम करके इतना करना चाहते हैं, U1 पे लेके जाना चाहते हैं। पॉइंट हमारी इकोनॉमी बी पे मूव कर जाएगी, यानी ये ऐसे हमारी इकोनॉमी कम कैसे होगी? इन्फ्लेशन रेट जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, I1 इसको कह लो, इसको I2 कह लो।
यानी अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कम हुई है और इन्फ्लेशन हमारा बढ़ गया है। ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये होगा फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस की वजह से। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स जो है वो भी बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। और फिस्कल स्टिमुलस की बात करें, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है उससे गवर्नमेंट परचेजेस बढ़ जाती हैं, जिससे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ जाती है और उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती है। यानी एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है, जिससे प्राइसेस बढ़ती हैं और प्राइसेस के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो इट मीन्स मोर प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो लेबर होता है वो सेम वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार होता है, यानी वो यकदम से जो प्राइस इंक्रीज़ है उसको रेस्पॉन्ड नहीं करते और वो प्रीवियस जो वेज रेट है उसी पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है लेकिन वेज रेट नहीं बढ़ता, इसलिए जब आपकी प्राइस लेवल I1 से बढ़ के I2 होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो U2 से कम होके U1 हो जाती है और आपकी इकोनॉमी पहुंच जाती है पॉइंट B पे, जिसमें इन्फ्लेशन को बढ़ा के आपने अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर लिया है। लेकिन क्या हुआ, ये है शॉर्ट रन की बात। लॉन्ग रन में जो वर्कर्स हैं वो इन्फ्लेशन के जो वर्स इफ़ेक्ट्स हैं उनको फील करेंगे और वो जो अपनी वेज रेट है उसमें इजाफे को डिमांड करेंगे, यानी वो हाई वेजेस डिमांड करेंगे। वो कहेंगे कि हमारा वेज रेट बढ़ाएं तो हम काम करेंगे। ठीक है, जिससे वेज रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा और वेज रेट के बढ़ने से डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। वेज रेट के बढ़ने से डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी और आपकी जो इकोनॉमी है वो वापस पॉइंट बी से मूव कर जाएगी पॉइंट सी के ऊपर। ठीक है, यानी यू विल रीच एट द प्रीवियस लेवल दैट इज़ U2, जो कि आपका नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन विद इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, कि जो शॉर्ट रन का फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस था उसका रिजल्ट लॉन्ग रन में ये हुआ है कि प्राइसेस तो बढ़ गई हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट फिर से अपने नेचुरल रेट पे वापस चली गई, यानी अनएम्प्लॉयमेंट विल डेविएट टू इट्स नेचुरल रेट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो जो फिस्कल स्टिमुलस है या मॉनेटरी स्टिमुलस है इसने सिर्फ शॉर्ट रन में आपको बेनिफिट दिया है, लॉन्ग रन में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फिर से अपने नेचुरल रेट पे पहुंच गई है विद इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, जो कि परमानेंट इन्फ्लेशन है। ठीक है, अब ये सब क्यों हुआ? पीपल की एक्सपेक्टेशंस की वजह से। ठीक है, और इससे ये होगा कि जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी तो हमारा जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है ये भी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, SRPC2 हो जाएगा। ठीक है, और ये इंडिकेट करेगा हाई इन्फ्लेशन फॉर द गिवन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या एट प्रीवियस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट इंडिकेट्स हाई इन्फ्लेशन रेट्स। ठीक है, इसलिए हम इसको एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व भी कहते हैं कि जैसे ही लोगों की जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो एडजस्ट होती हैं तो ये अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है जब वेज रेट में इजाफा होता है और वेज रेट में इजाफे से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वापस अपने नेचुरल रेट पे पहुंच जाती है, इसलिए हम इसको एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व कहते हैं। अच्छा जी, अब इस प्रोसेस को आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख भी दिया है कि इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो थ्योरीज यूज़ की हैं, नैरो एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इसका प्रोसेस शॉर्ट रन में क्या होगा, ये शॉर्ट रन का प्रोसेस मैंने लिखा है कि शॉर्ट रन में जब एक फिस्कल या मॉनेटरी स्टिमुलस दिया जाएगा उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड में इजाफे से प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा और प्राइसेस में इजाफे से इन्वेस्टर्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, जिससे डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी और प्रीवियस वेज रेट पे डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन वेज रेट चेंज नहीं होगा, प्रीवियस वेज रेट पे डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी जिससे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। यानी शॉर्ट रन में
जो फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस है उसका रिजल्ट क्या निकला कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है। अब लॉन्ग रन में क्या होगा? अच्छा जी, अब लॉन्ग रन में क्या होगा, जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है जो कि शॉर्ट रन में हुआ था उसको वर्कर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही फील करेंगे, और एक्चुअल जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे वेजेस और प्राइसेस दोनों बढ़ जाएंगे। अब वेज रेट के बढ़ने से डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम हो जाएगी, और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। और लॉन्ग रन में इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इन्फ्लेशन, जैसे ये प्राइसेस बढ़ गई हैं ड्यू टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाएगा, यानी स्टैगफ्लेशन। अगर तो इकोनॉमी अपने नेचुरल रेट पे डेविएट करती है तो सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर अपने नेचुरल रेट पे डेविएट नहीं करती जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, और स्टैगफ्लेशन का इकोनॉमी को सामना हो सकता है। तो ये थी इसकी इस थ्योरी की वर्किंग कि कैसे इसका शॉर्ट रन में क्या अफेक्ट है और लॉन्ग रन में इसका अफेक्ट क्या है। ठीक है, मज़ीद हम देखते हैं कि इस स्टैग्नेशन से अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट करेंगी, यानी जब भी एक्चुअल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होगा तो जो हमारा शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व है वो राइट वर्ड बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जो इन्फ्लेशन है वो एट एवरी गिवन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। U1 पे देखें तो U1 पे भी जो इन्फ्लेशन रेट है वो I1 से बढ़ के I2 हो गया है, और U2 पे भी जो इन्फ्लेशन रेट है वो I1 से बढ़ के I2 हो जाएगा। लॉन्ग रन में इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि फॉर एवरी गिवन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे वो U1 हो या U2 हो, इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी फिस्कल या मॉनेटरी स्टिमुलस है उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जब भी हम शॉर्ट रन में जो ये ट्रेड ऑफ है इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, इसको यूज़ करेंगे कि जब भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग अ मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टिमुलस, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि फॉर एवरी गिवन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जो एग्रीगेट डिमांड में इजाफा है उसका रिजल्ट एक ही निकलेगा कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट को जो एग्रीगेट डिमांड है वो लॉन्ग रन में इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा नहीं सकती। एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी विल नॉट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से हम एक्चुअल इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल इन्फ्लेशन होगा या तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, यानी एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से जो प्राइसेस में इजाफा हुआ है ये वाला, जिससे शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा और इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा जो कि वेज रेट के बढ़ने की वजह से हो सकता है, या किसी सप्लाई शॉक की वजह से हो सकता है। सप्लाई शॉक क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइसेस जो हैं वो सिर्फ एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से बढ़े। 1970s में जैसे हुआ कि जब ऑयल शॉक आया कि ऑयल की जो सप्लाई है वो कम हो गई, उससे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई। ठीक है, वो था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, और या फिर इसका तीसरी वजह हो सकती है इनर्शिया, यानी जैसे कि हमने देखा कि जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है वो रिजल्ट करता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में, यानी अगर आज इन्फ्लेशन है तो पीपल एक्सपेक्ट करेंगे टुमारो विल बी इन्फ्लेशन, और वो अपनी प्राइसेस और वेजेस को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन की 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी या तो वो डिमांड पुल होगा, डिमांड के बढ़ने से बढ़ेगा, या फिर वो कॉस्ट पुश होगा, वेजेस के बढ़ने से बढ़ेगा, या कोई रॉ मटेरियल की स्कार्सिटी की वजह से बढ़ेगा, या सप्लाई शॉक्स की वजह से बढ़ेगा, या फिर एक्सपेक्टेड यानी पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 रीजंस फॉर इन्फ्लेशन: डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड इनर्शिया, यानी एक्सपेक्टेशंस, जो पीपल की एक्सपेक्टेशंस है वो इन्फ्लेशन की तरफ लेके जाती हैं। अच्छा जी, अब तक का जो एनालिसिस है उसमें हमारा फोकस था डिमांड साइड इकोनॉमिक्स पे, यानी हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया। एग्रीगेट डिमांड को जैसे कि केन्स रेफर करता है,
ठीक है, कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के हम एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा सकते हैं, हम जीडीपी को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब इस थ्योरी से ये प्रूव हो गया कि जो डिमांड साइड इकोनॉमिक्स है वो वर्क करती है सिर्फ शॉर्ट रन में, ठीक है, और लॉन्ग रन में जो इकोनॉमी है वो अपने प्रीवियस लेवल पे ऑपरेट करती है विद इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। अब अगर हमें इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को वाकई में कम करना है तो हमें डिमांड साइड की बजाय सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पे वर्क करना, यानी हमें सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पे वर्क करना होगा। अगर हम गौर से देखें तो ये डिमांड एंड सप्लाई मॉडल भी है, ये जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है या लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है क्लासिकल्स का, वो भी वर्टिकल होता है कि अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो हमें जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है उस पर वर्क करना पड़ेगा, हमें अपनी एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना होगा, ठीक है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। जो इसके लिए हमें रियल इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना होगा कि हम नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त करें, हम अपने नए रिसोर्सेज को डिस्कवर करें, हम अपनी लेबर फोर्स जो है उसको रिफ़ाइन करें, उसकी बेटर यूटिलाइजेशन करें, जिससे हमारा जो गुड्स जीडीपी है वो भी बढ़ जाएगी, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाएगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम हो जाएगा। यानी ये जो नेहरू है या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट्स नॉट फाइनल, इट मे डिक्रीज। जैसा कि 1990s में ऐसे हुआ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूएसए का, दैट वाज लेस दैन 4%, ठीक है, विद स्टेबल इन्फ्लेशन, और इट वाज बिलो द ऑल कैलकुलेशंस ऑफ नेहरू, यानी नेहरू की जितनी भी कैलकुलेशंस थी फॉर द यूएसए, उससे ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम था। मतलब ये है कि जो नेहरू की कैलकुलेशंस हैं दैट्स नॉट फाइनल, हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ज़रूर कम कर सकते हैं बट बाय यूजिंग better utilization of labor force, by discovering new resources, new technologies and managing supply side economics, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपनी थियरी के मेन कंक्लूजन्स की तरफ। सबसे पहला जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि फिलिप्स कर्व इज़ वैलिड ओनली फॉर शॉर्ट रन, यानी शॉर्ट रन में देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट रन में जो केनेजियन अप्रोच है दैट इज़ फिजिकल एंड मॉनेटरी स्टिमुलेट्स विल रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बट इन द लॉन्ग रन देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और इकोनॉमी जो है वो अपने नेचुरल रेट पे डेविएट कर जाती है। यानी जो फिजिकल स्टिमुलस है दैट इज़ वो अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ शॉर्ट रन में रिड्यूस करेगा, लॉन्ग रन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने नेचुरल रेट पे चली जाएगी और इकोनॉमी विल ऑपरेट एट इट्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है दैट विल बी वर्टिकल, ठीक है। और इसका जो फोर्थ कंक्लूजन दैट इज़ व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लो इन्फ्लेशन इज़ हाई फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं, वेजेस प्राइसेस ये तमाम बढ़ जाएंगी, एक्सेलरेट कर जाएंगी, ठीक है। जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, वेजेस एंड प्राइसेस एक्सेलरेट करेंगी तो जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है ये आउटवर्ड शिफ्ट करेगा। किस तरफ शिफ्ट करेगा? आउटवर्ड। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगा फॉर एवरी गिवन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर हम इसका उल्ट कर लें कि व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई इन्फ्लेशन इज़ लो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, वेजेस एंड प्राइसेस डिसेलिरेट करेंगी यानी कम हो जाएंगी। फिर क्या होगा, शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व जो है वो डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड मूव कर जाएगा। फिर होगा इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज करेगा फॉर एवरी गिवन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिफ्थ हमारा कंक्लूजन ये है कि जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है उसके 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन इनर्शिया। यानी इन्फ्लेशन या तो डिमांड के बढ़ने से होगा या सप्लाई शॉक्स की वजह से होगा या फिर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की वजह से होगा, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर दैट्स अबाउट फिलिप्स कर्व। इसमें मैंने आपका इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताया, उसके बाद इसमें जो जो चेंजेस हुई वो भी बताया। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।